हाँ तो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सर्कल पर। तो आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, दैट मीन क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आज की क्लास में हम इस दोनों टॉपिक को अच्छी तरह से सीखेंगे। इसके पहले के टॉपिक्स अगर आपने नहीं देखे हुए हैं तो वो जा करके आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लीजिए, वहाँ से मिल जाएंगे। और इनकी मैं इस चैप्टर की एक प्ले लिस्ट बना दूंगा, आप लोग उस प्ले लिस्ट पर जा करके पूरा चैप्टर 1 बाय 1 एवरी टॉपिक को देख सकते हैं, ठीक है ना। तो आज की टॉपिक को हम लोग शुरू करते हैं और टॉपिक का नाम है क्रांतिक कोण। तो आज हम देखते हैं किस तरह से क्रांतिक कोण डिफाइन होता है। देखो, क्रांतिक कोण को समझने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है ये समझना कि इस प्रोसेस में, क्रांतिक कोण के प्रोसेस में जो हमारी किरण होती है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, ठीक है। मतलब ये जो तल है, इस तल को हम लोग क्या बोलते हैं? अपवर्तक तल। अपवर्तक तल, ये जो तल है, इस तल के ऊपर का जो मीडियम होगा वो होगा सघन माध्यम। इसके ऊपर का माध्यम सघन, जिसको अपन बोलते हैं डेंसर, ये डेंसर मीडियम होगा। और इसके नीचे का जो माध्यम होगा वो होगा विरल माध्यम, यानी रेयरर मीडियम। रेयरर मीडियम, डेंसर मीडियम और रेयरर मीडियम, यानी इस क्रांतिक कोण में ये जो प्रकाश की किरण है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने वाली है। और ये सघन माध्यम से ही विरल माध्यम में क्यों जाती है ये आप आगे समझ जाओगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखो, यहां से मान लिया एक प्रकाश की किरण आई, तो जब प्रकाश की किरण आती है और जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु को हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर ऑन द स्पॉट, तुरंत उसी टाइम, बिना देर किए हुए, फटाफट, खटाखट, झटाझट तुरंत बन जाता है एक अभिलंब। तो ये यहाँ पर बन गया अभिलंब, ठीक। आपतित किरण आई और अभिलंब, इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल आई। अब देखो, अगर इस किरण को किसी ने डिस्टर्ब ना किया होता, यानी इसका मीडियम चेंज ना हुआ होता, तो ये किरण सीधे जाने वाली थी। किसी के पापा जी भी इसको टेढ़ा नहीं कर पाते, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, मीडियम चेंज हुआ, सघन से विरल में गई, उसको आज़ादी मिली। इसका मतलब क्या होगा, उसके बिहेवियर में कुछ ना कुछ चेंजमेंट तो आएगा, उसका वेग बदलेगा और साथ साथ उसकी दिशा भी बदलेगी, ठीक। तो दिशा किस तरफ बदलेगी? तो देखो, सघन से विरल में जा रही, तो जब सघन में आती है, जब प्रकाश की किरण सघन में प्रवेश करती है तो भाई साहब पास आ जाती है विलंब के। ये बात मैंने आपको कल वाले लेक्चर में बताई थी। दूसरी बात, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम में जाती है तो दूर हो जाती है किसके? अभिलंब के। ये भी मैंने कल वाले लेक्चर में आपको बताया था। चलिए देखते हैं, तो ये कहाँ जा रही है? सघन से विरल में। तो विरल में जाती है तो क्या होता है मुन्ना? प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हटती है। तो अभिलंब है ये, प्रकाश की किरण है ये। अब इसको किस ओर जाना चाहिए, ऐसी या उइसी? तो प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हटेगी, अभिलंब से दूर तो इधर जाना पड़ेगा इसको, यानी ये प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हटके कुछ इस प्रकार से निकल जाती है, ठीक है। ये इतना तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा था अपवर्तन में, कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका वेग बदल जाता है, उसकी दिशा बदल जाती है। ये हम लोग ने पिछले क्लास में भी पढ़ रखा था। अब देखिए, क्रांतिक कोण के संबंध में क्या है, अगर हम इस एंगल को थोड़ा और बढ़ा दें, यानी प्रकाश की किरण यहां से जाए ऐसे, तो ऐसी कंडीशन में प्रकाश की किरण को अगर कोई डिस्टर्ब ना करता तो ये ऐसे सीधे चली जाती है। लेकिन भाई साहब, इसमें भी तो मीडियम चेंज है। प्रकाश की किरण सघन से विरल में जा रही है तो सीधे तो जा नहीं सकती, ठीक, क्योंकि अपवर्तन का नियम लगेगा, और अपवर्तन का नियम लगेगा तो दिशा बदलेगी बदलेगी। तो अब ये क्या होगा, अब ये किरण ऐसे निकल जाएगी,
अभिलंब से दूर हट जाएगी फिर। लेकिन अभी भी हमको तसल्ली नहीं मिली है। अब हम इस कोण को और बढ़ाएंगे, इस कोण को और बढ़ाएंगे। अब इसको कैसे जाना चाहिए था? अब इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये ऐसे चली जाएगी। यानी एक कंडीशन ऐसी आती है, अगर हम आपतन कोण को बढ़ाते जाएं तो एक कंडीशन ऐसी आती है कि ये जो अपवर्तन कोण है, अपवर्तन कोण, ये बराबर हो जाता है 90 डिग्री के। ये बराबर हो जाता है 90 डिग्री के। तो इसका मतलब क्या हुआ? यानी जब सघन माध्यम में कोई ऐसा कोण बन जाए, सघन माध्यम में कोई ऐसा कोण बन जाए कि विरल माध्यम का कोण 90 डिग्री हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं। डिफिनेशन इसकी बहुत सरल है। डिफिनेशन क्या इसकी बनती है कि सघन माध्यम में बना हुआ वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम का अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है, उसे हम लोग क्रांतिक कोण के नाम से जानते हैं। देख लो भाई, माइक चल रहा कि नहीं चल रहा? चल रहा। पिछला वाला वीडियो पूरा रिकॉर्ड होने के बाद देखा माइक बंद। हाँ भाई, तो ये बात आई समझ में? हाँ। अब देखो क्रांतिक कोण की डिफिनेशन, और थोड़ा सा इसको हम मक्खन कर लेते हैं। क्रांतिक कोण क्या हुआ? क्रांतिक कोण यानी क्रांतिक कोण की डिफिनेशन क्या बनी? सघन माध्यम में बना वह अपवर्तन कोण जिसके लिए विरल माध्यम का अपवर्तन कोण, यहां अपवर्तन बोला था क्या? सॉरी, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम का अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो, उसे हम क्रांतिक कोण कहते हैं। एक बेहद सरल डेफिनेशन है। सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम का अपवर्तन कोण 90 डिग्री का होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्रांतिक कोण बोलते हैं। और इसको C से प्रदर्शित किया जाता है। बेहद इजी डिफिनेशन है, बहुत इजी, जितनी इतनी इजी है, इतनी इजी है कि आपने कभी सोची ना होगी। ठीक है, तो देर मत करो, इसको तुरंत नोट कर लो। अगर आपको लगता है कि इन केस फ्यूचर में आप इसको भूल सकते हो या आपके दिमाग से निकल सकती है, तो इसका स्क्रीनशॉट भी अपने पास रखो और कॉपी पेन ले करके बैठा करो, एक एक पॉइंट को नोट भी करते जाया करो। ठीक है ना? क्योंकि ये आपका इंटर है और बहुत सारे बच्चे इसको पहली बार पढ़ रहे होंगे। ठीक है, टीचर्स के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं होती है, वो कई बार इसको पढ़ चुके होते हैं, लेकिन आपने इसको पहली बार पढ़ा है और इसको जब दोबारा पढ़ेंगे, ठीक है, तो आपके दिमाग में घुसेगी। अदरवाइज अगर इसको आप दोबारा नहीं पढ़ेंगे तो इसके बाद में आपको कई सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। जब कई सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो पीछे की चीज़ भूल जाती है। अभी आपको इस टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पे लगता है, ऐसा सबके साथ होता है, जब भी कोई चीज़ पढ़ते हैं तो प्रेजेंट टाइम पे लगता है कि नहीं, ये चीज़ तो मेरे दिमाग में घुस गई, अब कभी निकल ही नहीं सकती। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। जब आप कोई चीज़ पढ़ते हैं तो उसके बाद में दूसरी चीज़ पढ़ते हैं, फिर दूसरे के बाद तीसरी पढ़ते हैं, तीसरे से चौथी, चौथे से पांचवी, तो जो पहली वाली चीज़ होती है ना, वो आपके दिमाग से रिप्लेस हो जाती है। दूसरी वाली चीज़ पहली वाली चीज़ की जगह खुद ले लेती है और फर्स्ट वाली जो आपने जो पहले की पढ़ाई करी होती है वो भूल जाती है। ठीक है, तो इसलिए रिवीजन बहुत जरूरी है और रिवीजन के लिए जरूरी है प्रॉपर नोट्स। आपने क्या पढ़ा है, ठीक है, क्योंकि जो कुछ पढ़ा है उसको पूरा पूरा लिखिए। अगर आप शॉर्टकट में लिखेंगे तो जितना लिखेंगे उससे आधा पढ़ पाएंगे। ठीक है, यानी जितना पढ़ा था उसका आधा लिखा आपने, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, और जो आधा लिखा उसमें आधा आपको समझ में आया, तो आपने समझा क्या? यानी जो टोटल चीजें थी, पूरा कंटेंट था, उस पूरे कंटेंट को आपने आधा कर दिया। ठीक है, तो वो आपके लिए हार्मफुल हो जाता है। इसलिए जब भी पढ़ें तो प्रॉपर नोट्स बनाते हुए पढ़ें। ठीक है ना? बाकी आगे आपकी मर्जी, पेपर आपको देना है। तो ये हो गया क्रांतिक कोण की बात। सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम का अपवर्तन कोण 90 डिग्री का होता है, उसे हम लोग क्रांतिक कोण के नाम से जानते हैं। चलिए अब इसके बाद देख लेते हैं हम लोग क्या। अब हम लोग देखते हैं कि क्रांतिक कोण
तथा अपवर्तनांक में संबंध क्या होता है। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड इंडेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध। तो देखिए स्नेल का नियम क्या होता है। अपवर्तनांक के लिए हम लोग हमेशा क्या लगाते हैं, स्नेल्स नियम। तो स्नेल का नियम क्या होता है, स्नेल का नियम ये बोलता है कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू एन, इज इक्वल टू एन। और ये एन क्या होगा, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक। एक माध्यम, इस वाले माध्यम को हम लोग मान लेते हैं कांच, सघन माध्यम, और ये विरल माध्यम है, इसको हम लोग मान लेते हैं एयर यानी कि वायु। ये कांच और ये वायु, तो ये हो जाएगा एन। ग्लास यानी कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू जी एन ए। अब इसको हम क्रांतिक कोण से जोड़ते हैं। क्रांतिक कोण के संबंध में अगर हम इसको क्रांतिक कोण से जोड़े तो साइन आई, क्रांतिक कोण में आई क्या बन जाता है, सी। क्रांतिक कोण में आई क्या बन जाता है, सी, और आर क्या बन जाता है, 90। ठीक, ये दोनों बातें आपको याद रखनी है क्रांतिक कोण के लिए। क्रांतिक कोण में आई बन जाता है सी और आर बन जाता है 90। ठीक, तो साइन आई की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, सी, और साइन आर की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, साइन 90 इज इक्वल टू जी एन ए। ठीक, अब अगर हम जी एन ए को उल्टा कर दें, जी एन ए को उल्टा कर दें यानी लिख दें हम ए एन जी, इसका मतलब क्या हुआ, हमने इसको टांग पकड़ के उल्टा कर दिया, तो ये पोर्शन भी उल्टा हो जाएगा। ये हो जाएगा साइन 90 अपॉन साइन सी, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1 और साइन सी। ठीक, यानी यहां से जो हमारा फॉर्मूला जनरेट होता है वो क्या होता है, ए एन जी इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन। ठीक, तो ये होता है संबंध बिटवीन क्रांतिक कोण एंड अपवर्तनांक, क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक के बीच का संबंध। ठीक, तो ये क्रांतिक कोण और क्रांतिक कोण का अपवर्तनांक से संबंध, ये दो टॉपिक आपके यहाँ पर क्लियर होते हैं। अब इसके बाद हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एक बेहद बहुत प्यारा टॉपिक है, आप लोग बस साथ में बने रहें। एक एक चीजें मक्खन होंगी, बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आएंगी, हर एक चीज बिल्कुल क्रिस्टल की तरह क्लियर हो जाएगी, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। बस जरूरत है पेइंग योर अटेंशन, आप लोग अपना अटेंशन यहाँ पर बना के रखें। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट, इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हाँ, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, नेक्स्ट पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखो ध्यान से समझेंगे इसको भी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है। अब जैसे अगर हम इस कोण को, इसको हम लोग बढ़ाते जा रहे थे पिछले वाले में, तो हमने ये देखा कि जैसे जैसे हम इसको बढ़ाते हैं वैसे वैसे ये अपवर्तित किरण ऊपर चलती जाती है। ठीक है, और एक कंडीशन ऐसी आती है कि जो अपवर्तित किरण है वो दूसरे माध्यम में या पहले माध्यम में न जाकर ये अपवर्तक तल पे रह जाती है, यानी अपवर्तन कोण 90 डिग्री बन जाता है और ये हो जाता है क्रांतिक कोण। ठीक है ना, अब हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन में थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे। क्या एक्सपेरिमेंट करेंगे, इसको थोड़ा सा हम और बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप थोड़ा सोचो, अगर हम इस क्रांतिक कोण के मान को थोड़ा सा और बढ़ा दें तो क्या होगा।
ये जो किरण इधर जा रही है ये थोड़ा और ऊपर उठ जाएगी। यानी अगर हम क्रांतिक कोण के मान को बढ़ा देते हैं तो जो अपवर्तित किरण है वो दूसरे मीडियम में ना जाकर पहले ही मीडियम में वापस लौट जाती है ना। सोचो, अगर हम क्रांतिक कोण के मान को थोड़ा सा बढ़ा दें तो अपवर्तित किरण पहले मीडियम में ना जाकर दूसरे मीडियम में ना जाकर पहले मीडियम में वापस लौट जाती है। इसी को हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक, यदि डिफिनेशन इसकी देखेंगे बहुत इजी है। यदि हम क्रांतिक कोण के मान को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं तो अपवर्तित किरण दूसरे माध्यम में ना जाकर पहले माध्यम में वापस लौट जाती है। इसी को हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। बहुत आसान सा टॉपिक है, बहुत ही छोटा सा है, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ घटनाएं हैं जो आपको पढ़नी होगी। ठीक है, अब देखो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हमने समझ लिया। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन से इससे संबंधित कुछ घटनाएं हैं, कुछ अनुप्रयोग हैं, जैसे कि परख नली। अगर हम किसी परख नली को जल से भरे हुए बर्तन में डालते हैं तो परख नली चमकीली दिखाई देने लगती है। ठीक है, वो क्यों होता है? इसी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है, क्रांतिक कोण के कारण होता है। ठीक है, कांच में पड़ी दरारों का चमकना, ये किसके कारण होता है? ये भी इसी के कारण होता है। ठीक है, तो इसी तरह की कई घटनाएं हैं, करीब 5 से 6 7 घटनाएं आप लोग पढ़ेंगे, लेकिन उसको हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, उसमें मैं अलग, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें 3D कॉन्सेप्ट के साथ आपको चीजों को समझाया जाएगा। ठीक है, 3D वीडियोस होंगे, उनको आप लोग देखेंगे और 3D कॉन्सेप्ट के साथ जब आप वीडियोस को समझेंगे तो आपके दिमाग में वो चीज़ विजुअलाइज होंगी, और जब वो विजुअलाइज होंगी तो आप उन्हें बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। आपके माइंड में वो चीज़ें परमानेंटली घुस सकती हैं, बस सकती हैं, आप उन्हें कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है ना, तो आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू अगेन।